चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ। ठीक, अभी लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जब बात की थी कि एम्पीयर्स सर्किट लॉ, जो एम्पीयर्स लॉ है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय गॉस लॉ। ठीक है, छोटी सी डिफरेंस पढ़ो। गॉस लॉ ने अपने लॉ में बात किया था क्लोज सरफेस की, क्लोज सरफेस की बात की उन्होंने। ठीक है, मतलब कहने की बात है सरफेस शुड बी क्लोज और चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, ये बात की थी उन्होंने। ठीक है, जितना चार्ज सरफेस के अंदर होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कराएगा। आप देखो, चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड सब बाहर जा रहा है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स पॉजिटिव का भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव का भी हो सकता है, क्योंकि थीटा फाई, फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा बराबर 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट एनक्लोज चार्ज। यही तो गॉस का कहना था कि कोई भी क्लोज सरफेस जो टोटल फ्लक्स लिंक कराएगा वो नेट चार्ज, जो बंद चार्ज है, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, थीटा अगर 0 होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव का होगा, थीटा अगर 180 होगा तो कॉस की वैल्यू -1 वो नेगेटिव का होगा। ठीक है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। दूसरा, अगर हम बात करें एम्पीयर्स लॉ को लेकर के, तो यहाँ से क्या इंस्पिरेशन मिला एम्पीयर को कि उन्होंने एम्पीयर सर्किट लॉ बनाया। यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था हम लोगों ने, उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाया था हमने, सिलेंडर बनाया था हमने, क्लोज सरफेस चाहिए। अब वहाँ पे चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ चार्ज मोशन में है। एम्पीयर्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि चार्ज ही मूव कर रहा है, चार्ज स्टैटिक नहीं है, तो हम चार्ज को बंद नहीं कर सकते। क्यों बेटा, चार्ज को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने बंद किया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक कराया अपने में से। तो बेटा यहाँ पे चार्ज ही मोशन कर रहा है, तो किसी बंद सरफेस में चार्ज तो रुकने वाला नहीं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड रुकने वाला नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बिना चार्ज के मोशन से बन नहीं सकता। अब आप सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप्स के फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दूँ तो क्या फ्लक्स लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट कर रहा है। तो अगर मैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी ए लगाऊं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी ए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे, 0 बना। अगर गॉस लॉ मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो गॉस लॉ अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, गॉस लॉ के लिए क्या चाहिए, क्लोज सरफेस। तो मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने सरफेस के अंदर एंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना इकट्ठा हुआ अंदर, 0। यहाँ पे सारा का सारा फ्लक्स क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब सरफेस से बाहर निकल रहा है। थीटा 0 डिग्री है लगातार, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ के लिए थीटा पॉजिटिव का मान लो तो यहाँ थीटा के लिए नेगेटिव हो गया, या यहाँ के लिए नेगेटिव तो वहाँ के लिए पॉजिटिव। बात समझ सकते हो। ठीक, तो जो नेट फ्लक्स बनता है, नेट फ्लक्स लिंक्ड बाय अ क्लोज सरफेस, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसे हम बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, थर्ड या सेकंड इक्वेशन होगी, मतलब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ये फर्स्ट हो सकती है, ये फर्स्ट हो सकती है, ये सेकंड हो सकती है। क्लियर, गॉस लॉ की ही इक्वेशंस है। ठीक, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया है और मैग्नेटिक फील्ड में लगाया है। तो भाई गॉस लॉ को हम मैग्नेटिक फील्ड में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो फ्लक्स 0 बता रहा है। एम्पीयर ने अलग दिमाग लगाया। एम्पीयर ने क्या सोचा, एम्पीयर ने सोचा देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप के फॉर्म में होता है। अब जैसे ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, ऐसा क्लोज लूप के टॉप में।
करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, मतलब यहाँ से जा रहा है चक्कर लगा के और यहाँ बोर्ड के अंदर, फिर यहाँ से बोर्ड के बाहर। तो एम्पियर ने क्या सोचा, एम्पियर का दिमाग देखो, एम्पियर ने क्या करा, इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने बोला कि इस स्ट्रेट वायर की वजह से ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्यों भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है। उन्होंने क्या करा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लाइन के फॉर्म में है, क्लोज लाइन के फॉर्म में है। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, वायर को मैं तिरछा कर देता हूँ, तो वायर ऐसे बाहर आ रही है बोर्ड से बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, ऐसा गोल, ठीक है। अब वायर अगर बाहर आ रही है, करंट बाहर चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, ठीक है बच्चों। अब एम्पियर ने क्या बोला, एम्पियर ने बोला एक लूप को अगर घेरना है तो वो लूप ही घेर सकता है, एक लूप को कवर करना है तो दूसरा लूप ही लूप को कवर कर सकता है। अब एक लूप को कवर करना है तो लूप किस शेप का है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप किस शेप का है, तो सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप का ही एक लूप बनाओ, इसी के ऊपर बनाओ, ठीक है। लूप बना दिया, उस लूप की वो इमेजिनेशन है वो, जैसे गॉसियन सरफेस भी क्या थी, इमेजिनेशन थी। लूप, इसके ऊपर मैंने एक एम्पियर लूप इमेजिन कर लिया, ठीक। लूप के पास क्या है, लेंथ, तो मैंने माना ये लूप है, इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने माना ये dl लेंथ का लूप का थोड़ा सा पार्ट है। dl कितना होता है, बहुत छोटा। किसी dl की मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो कैसे दिखाऊंगा, टेंजेंट ड्रॉ करके, क्योंकि dl पॉइंट जैसा है, तो ये dl की डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के ऊपर है, तो इसी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ तो वो भी कैसा है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने बोला, या एम्पियर ने बोला, इस छोटे से लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो गया, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, b, तो इस dl लेंथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, b इंटू डी। इस dl लेंथ में कितना हो गया, dl लेंथ में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड b, तो dl लेंथ में, तो पूरी लेंथ में कितना है, क्लोज लाइन इंटीग्रल कर दो, dl को पूरे में घुमा दो, तो क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये dl क्या है, dl इज द लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप कहाँ बना, मैग्नेटिक फील्ड के ही ऊपर। वो क्या होता है, वो रियल का होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरी बात, ये आया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये आया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट मैग्नेटिक फील्ड देती है, टोटल कोई भी करंट मैग्नेटिक फील्ड देती है अपने बराबर, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी करंट देती है मैग्नेटिक फील्ड अपने बराबर। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड आता है आसपास के मीडियम में या फ्री स्पेस में आता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड करंट का म्यू नॉट टाइम्स बच जाता है। कितना बन जाता है, म्यू नॉट टाइम्स। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड था, मैं बोलूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई, लेकिन मीडियम की वजह से कितना रह गया, मतलब फ्री स्पेस की वजह से कितना रह गया, क्योंकि हमारे फ्री स्पेस की क्या होती है, परमिटी या परमिएबिलिटी। हमारी फ्री स्पेस की होती है परमिटिविटी या परमिएबिलिटी होती है। तो हमारे मीडियम ने, हमारे फ्री स्पेस ने कितना मैग्नेटिक फील्ड छाट दिया, कितना कर दिया उसे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट टाइम्स कर दिया। दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यही सर्किटल क्यों बोल दिया, क्योंकि करंट चाहिए, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और करंट हमेशा कैसे पाथ में बहता है, क्लोज सर्किट में बहता है। दैट्स वाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किट बोलना जरूरी है, सर्किट नहीं बोलते हुआ इसका मतलब करंट नहीं बह रही है। सर्किट के नाम से पता लग गया करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया, दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक बात और है, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ जैसे गॉस लॉ में
शेप ऑफ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑन इमेजिनरी सरफेस, सेम कंडीशन इज हेयर. एम्पेयर सर्किटल लॉ इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द लूप. इसका मतलब आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल की जगह क्या आप एक रेक्टेंगल ही बना सकते हो? आंसर है बना सकते हो. क्या अलग आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा. आप इसके चारों तरफ क्या बना लो, एक लूप तैयार कर. लूप तो ये भी है कि बच्चों, लूप तो ये भी है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन परेशानी एक है, एक परेशानी. देखो ये डीएल क्या है? डीएल कहाँ है? लूप की लेंथ. लूप में डीएल चलेगा. डीएल कहाँ चलेगा? लूप में चलेगा. डीएल कहाँ चलेगा? लूप में चलेगा. देखो डीएल चलेगा लूप में. डीएल कभी इधर चलेगा, फिर डीएल इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा. तो डीएल इस लूप में चलेगा. मैग्नेटिक कहाँ चलेगा? मैग्नेटिक का शेप तो सर्कुलर है. अभी चलो यहाँ पर इस वाले डीएल पे मैग्नेटिक और डीएल के बीच में एंगल कितना है? दोनों सामने हैं, एक डायरेक्शन पे. लेकिन एक बात और सुनो, जब डीएल यहाँ पे आ जाएगा तो डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये. लेकिन मैग्नेटिक को देखो, डीएल वेक्टर, मैंने डीएल वाला वेक्टर ये रहा. मैग्नेटिक वाला वेक्टर कहाँ पहुँच गया? दोनों के बीच में क्या हो गया? अब एंगल. दोनों के बीच में क्या हो गया? एंगल हो गया. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान सुनो, ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है? करंट के बराबर. टोटल वैल्यू किसके बराबर है? और करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. और स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर से कब बनती है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या सेम डायरेक्शन पे हो. सेम डायरेक्शन पे हो. अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनके बीच में क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा और ये आएगा ए बी कॉस थीटा. नालायको, ए बी कॉस थीटा आएगा. ठीक है, इतनी ब्रीफ में नहीं बताएगा कोई अभी एम्पेयर सर्किटल लॉ. अब देखो तो क्या करें, फिर क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. डीएल का एक कंपोनेंट डालो. किसके अलॉन्ग में? मैग्नेटिक फील्ड के. कितना कंपोनेंट आएगा? डीएल कॉस थीटा. तो अब यानी बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन पे हो गए. यहाँ पे आया डीएल कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आया? बी. तो अब यहाँ पर बी के साथ क्या आया? डीएल का कंपोनेंट, वो क्या आया? डीएल कॉस थीटा. कोई ना कोई एंगल होगा जो कि कंपोनेंट जाएगा किसके अलॉन्ग में? मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में. क्यों भाई? डीएल का एक कंपोनेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है. कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो उसके अलॉन्ग होगा. इससे क्या मिलेगी? अब डीएल के डायरेक्शन पे, डीएल का कंपोनेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर जाएगा, और जिससे क्या होगा? एक सर्कुलर लूप मिलेगा. क्यों भाई? अब भी फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितना आएगा? अब भी उतना ही आएगा. इस बार आपने कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट को किसके अलॉन्ग कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग कर लिया. फिर से कैसे क्या बना आपको? सर्कुलर लूप ही मिला. ठीक है, इस बार फिर यानी हमारे इस फॉर्मूले में एक चीज़ की कमी है. वो क्या कमी है? बी डीएल कॉस थीटा. इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के अलॉन्ग होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन पे होने चाहिए, दोनों एक ही लाइन पे काम करने चाहिए. दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ. मैग्नेटिक फील्ड और डीएल बोथ शुड बी लीनियर इन वन डायरेक्शन. दोनों एक साथ होने चाहिए, एक डायरेक्शन पे होने चाहिए. क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो थीटा जो कंपोनेंट होगा वो डीएल को या मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन पे कर देगा. इससे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. क्या बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, the total magnetic field linked by a Amperian loop, the total magnetic field linked by an Amperian loop is equal to mu naught times of current. अब ये कौन सी करंट है? इस करंट को भी देख लो. इस करंट को हम वो करंट बोलेंगे भैया. यहाँ पर गॉस ने नेट एनक्लोज चार्ज लिया था. यहाँ पे हम करंट लेंगे थ्रेडिंग करंट.
थ्रेडिंग करंट, ये थ्रेडिंग करंट है। थ्रेडिंग करंट क्या, ये लूप है, इस लूप में कितनी करंट चली गई, क्रॉस करके चली गई। ये लूप है, एम्पियर लूप है, इस एम्पियर लूप में कितनी करंट निकल गई। अगर वही करंट वापस आ गई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। थ्रेड करके जानी है कितनी करंट एम्पियर लूप में थ्रेड करके गई है। क्लियर हो गया। वहां क्या बोलते थे, नेट एनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। गॉस में क्या बोलते थे, नेट एनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। यहां क्या बोलते हैं, नेट थ्रेडिंग करंट थ्रू द पासिंग थ्रू द लूप। एम्पियर लूप में कितनी करंट पास हो रही है। क्लियर हो गया। बस इसको एक बार लिख लो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड enclosed by the Amperian loop is equal to the net is equal to the mu naught times of net threading current through the loop। कौन सा लूप, एम्पीरियन लूप। थ्रू द एम्पीरियन लूप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आप इसके एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तुम्हें। एम्पियर्स लॉ का हम एप्लीकेशंस भी करेंगे स्ट्रेट वायर और सोनॉइड के लिए। ठीक है, चलो भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।